रिकॉर्डिंग लगा दी है। आई होप कि थोड़ी देर में कौन कह रहा है कि मुश्किल है? फिफ्टी टू क्या मुश्किल है? इसमें क्या मुश्किल है? ये तो बहुत ही बेसिक कन्वर्जन है। 31 एंड 02 52 की हेल्प कर दीजिएगा, या अगर क्लास में और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको हेल्प चाहिए तो यू कैन ऑलवेज डू, ओके क्योंकि मेरी जब हेल्प चाहिए होगी मैं क्लास में हूँ, आई ऑलवेज कैन हेल्प। लेकिन पोस्ट क्लास हेल्पिंग मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज आई डू ऑल्सो हैव अदर कमिटमेंट्स। तो जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन दिस आर वेरी फंडामेंटल। 0 to 31 ये हो जाएगा, ये वाला प्रॉब्लम, मतलब इसकी कन्वर्जन करनी है, प्रॉब्लम तो हुई हुई है। पाउंड मास फीट पर मिनट स्क्वायर में है, इसको केजी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कर लेंगे यस आप सर, लोग? यस सर। दैट यस इज सर, इजी। ठीक यस है, सर। प्लीज हेल्प 52, हाँ, एंड अदर्स एज वेल। ओके जी, आ जाते हैं काम पे कि क्या करना है आज हमें। ओके जी, तो ये चीज़ें हमने कर ली थी लास्ट टाइम, प्रोसेस डेटा प्रिपरेशन एंड एनालिसिस, ये हो गया था। अच्छा जी, उसके बाद जो है 2 पॉइंट लीनियर इंटरपोलेशन है। आई होप कि यू गाइस नो अबाउट इंटरपोलेशन। इंटरपोलेट का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को एस्टिमेट करते हैं बेस्ड ऑन डेटा। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हों तो हम मिड का पॉइंट मालूम कर सकते हैं किसी के लिए भी। लेट्स से कि वी हैव 2 पॉइंट्स, कोई इक्वेशन लाइन है जो कि गुजर रही है 2 पॉइंट्स में से। मिसाल के तौर पे पॉइंट वन इक्वेशन के लिए ऑफ कोर्स वी नीड एक्स एंड वाई, तो 1 को हम कहेंगे x1 एंड y1, दैट्स पॉइंट 1। और जो पॉइंट 2 है उसको ऑफ कोर्स हम 2 से इंडिकेट करेंगे, दैट वुड बी x2 एंड y2। ठीक है, अगर उसको अपलोड करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं इसको कहीं लिखना चाहूँ, लेट मी टेक स्निप टूल। ठीक है, अगर हम 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, लाइक अगर ये पॉइंट 1 है और ये लाइन जा रही है और ये पॉइंट 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x2 और y2 हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास x1 और y1 हो जाएगा। इंटरपोलेशन में हम इन लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं, चाहे हम x डिटरमाइन करना चाहें, चाहे हम y डिटरमाइन करना चाहें, उसको हम बड़े इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कैसे कर सकते हैं? इसका इक्वेशन आपको गिवन है। आई होप कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन पहले से पढ़ी हुई है कि अगर मिसाल के तौर पे हम y को मालूम करना चाह रहे हैं, y इज इक्वल टू y1, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, प्लस x माइनस अपना x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y1। अब बीच में हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ऐसे मालूम कर लेंगे, लेकिन हमें एक क्वांटिटी चाहिए होगी। अगर हम y मालूम करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो हमें कम से कम x दिया जाए यहाँ का। अब जैसे यहाँ पे देखें तो x और y की दोनों की वैल्यूज हैं, यहाँ पे भी दोनों की वैल्यूज हैं। अगर आप बीच में कहीं मालूम कर रहे हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा? x की वैल्यू देनी पड़ेगी कि भाई ये x की वैल्यू, आप मुझे y बताएं। मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल दे, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप घर से निकले, वालदा ने बोला जाके दूध लेकर आए। पता है कि 1 लीटर, मिसाल के तौर पे अगर 100 का आहार है, दैट इज लाइक 100 and 1, लाइक x और दोनों y की वैल्यूज दोनों की आपके पास गिवन है। अब अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं कि भाई 10 लीटर जो है 1000 के आएंगे, ठीक है। अब आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, इसमें x भी है y भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं x को कहूं, जो आपके पास पैसे हैं वो हैं
100 and 1000। इसी तरीके से आपके पास जो y होंगे 1 और 10 हो जाएंगे। अब अगर आप बीच में कोई दूध लेना चाह रहे हैं, अगर 5 लीटर आपको चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास 500 है, तो कितना दूध आएगा? ठीक है। अब अगर आपके पास कोई बीच की वैल्यू नहीं होगी x या y की, तो आप दूसरी वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी दूध की, कि अगर आपके पास पैसे पता है कि भाई 500 है, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लोगे कि भाई दूध कितना आएगा इसमें। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं इंटरपोलेशन की, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा मकसद वही होता है कि हमारे पास अपर और लोअर लिमिट्स मौजूद होती हैं, ठीक है। तो बीच में हमारे पास कोई भी x की अगर वैल्यू हमारे पास है, तो हम y बड़े इजीली मालूम कर सकते हैं, और अगर हमारे पास y है तो हम x को बड़े इजीली मालूम कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी आसानी से हो सकती हैं। तो ये इक्वेशन आपके पास गिवन है। आई होप कि इसमें आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, और बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है ये। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं इस फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन। आई होप कि स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ी होगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को जब नॉर्मली हम लिखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है कोई भी इक्वेशन है, दैट्स y इज इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास y है और ये हमारे पास x है, जो कि मेजर आपके दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और इसमें ये जो a है इसको हम स्लोप कहते हैं, और ये जो आप b देख रहे हैं इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। तो स्लोप और इंटरसेप्ट, आई गेस ये चीज़ें मुझे जो याद आ रहा है तो मैट्रिक में शायद हैं, ठीक है। और मतलब इतनी मुश्किल नहीं है कहने का जो मकसद है, लेकिन अगर मुश्किल आपको लग भी रही है तो मसला नहीं है, यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं। अच्छा जी, अब जब हम बात कर रहे हैं स्लोप की, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आपको फिलहाल यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका इक्वेशन बताऊंगा। अब हमारे पास ये x है और हमारे पास ये जो है y है, ठीक है। हमारे पास जो स्लोप होता है वो डिटरमाइन करता है कि हमारे पास जो लाइन है वो इन दोनों वैल्यूज का, जो स्लोप है इन दोनों वैल्यूज का डिपेंडेंट है, x और y पे डिपेंड करता है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि दिस इज डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ठीक है। तो हमें इससे क्या मिलेगा? स्लोप मिलेगा। अब अगर हमारे पास y की वैल्यू ज़्यादा है और x की वैल्यू कम है, लेट्स से कि हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे हमारे पास y की वैल्यू 2 है और इस पॉइंट पे हमारे पास x की वैल्यू 1 है। यहाँ पे हमारे पास y जो है 5 हो गया और यहाँ पे x 2 है, और इस तरीके से यहाँ पे y हमारे पास 6 हो गया और यहाँ पे जो है x 3 हो गया। अब अगर आपके पास ग्राफ पेपर हो और आप इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करें, ठीक है, तो आपके पास जो लाइन बनेगी थोड़ी सी अपवर्ड बनेगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो y की वैल्यूज हैं वो निस्बतन ज्यादा हैं किसके? x के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्लोप है वो ये डिटरमाइन करती है कि आपकी जो लाइन है वो किस तरह बिहेव करेगी। आया वो वर्टिकल जाएगी, आया वो हॉरिजॉन्टल जाएगी, या फिर 45 डिग्री पे जाएगी। 45 पे कब जाएगी? जब हमारे पास डेल्टा x और डेल्टा y दोनों बराबर होंगे, ठीक है, मतलब इन दोनों का रेशियो जब 1 आएगा तो आपके पास ऐसी लाइन बनेगी जो कि 45 डिग्री एंगल पे होगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन में होता है। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप इज वेरी मच क्लियर। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं इंटरसेप्ट की, इंटरसेप्ट एक्चुअली आपके पास जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से लाइन स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर आपका लाइन यहां से स्टार्ट हो रहा है तो आपका इंटरसेप्ट ये हो जाएगा, अगर आपका लाइन यहां से स्टार्ट हो रहा है तो आपका इंटरसेप्ट ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ए के इक्वेशन पे आ जाए तो आपके पास ये इक्वेशन है, ए वाज एक्चुअली स्लोप, जिसको नॉर्मली हम मैथमेटिक्स में m से शो करते हैं। यहाँ पे जो आपके पास y2 माइनस y1 है, दिस शोज व्हाट? दिस शोज एक्चुअली डेल्टा y, दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस है। अच्छा जी, इसी तरीके से जो नीचे वाली वैल्यू है आपके पास, दैट्स x2 माइनस x1, दैट्स अगेन डेल्टा x, जो आपको बता रहा है कि आपका स्लोप किस तरह कैलकुलेट होना है।
अच्छा जी, अब अगर बात कर लेते हैं इंटरसेप्ट की, तो इंटरसेप्ट का काफी इजी इक्वेशन है कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू mx की अगर मैं बात करूं, y इज इक्वल टू mx प्लस b, तो आपने क्या करना है कि b को सेपरेट करना है। जब b को आप सेपरेट आउट करेंगे तो आपके पास जो mx है, इस सिचुएशन में हमारे पास ax है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा, दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि तो हमारे पास जो b है वो किसके बराबर हो जाएगी, y माइनस ax। अगर y 1 है तो ऑफ कोर्स दिस मस्ट बी 1, अगर y हमारे पास 2 है तो दिस मस्ट बी 2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है उसके हिसाब से हम इंटरसेप्ट को देख रहे होते हैं। आई होप कि दैट्स वेरी इजी एंड क्लियर। अच्छा जी, अब हमारे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है, दैट इज फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन टू फ्लो मीटर कैलिब्रेशन। नॉर्मली क्या होता है कि हम चीज़ों को कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेशन से मतलब ये है कि कोई भी अगर हम कोई कर्व फिटिंग कर रहे हैं, कोई हमें डेटा चाहिए, नॉर्मली आप लोगों ने इक्विपमेंट की कैलिब्रेशन सुनी होगी, ठीक है। तो कैलिब्रेशन में हम चीज़ों को एक एस्टीमेट के हिसाब से सही कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। अब अगर इस में देखें हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, डेटा जी हमारे पास एक्स एक्सिस का भी है, वाई एक्सिस का भी है। ओके, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि शीट पे ले आता हूँ और ये जो प्रॉब्लम है फिटिंग स्ट्रेट लाइन कर देता हूँ यहाँ पे। इस वाले डेटा को शायद मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो प्रॉपरली सेल्स में लेकर आना, द रीज़न वाई कि दोनों कॉलम्स आ गई हैं, और मैं इसको ट्राई करके देख लेता हूँ खैर होता है कि नहीं होता, अगर होगा तो किस तरह होगा। ओके जी, मुझे लगता है कि ये सब मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा। 20 था और 10 था, अभी कर लेते हैं इसको, और दिस वाज 30 एंड दिस वाज 50। दिस इज 70, दिस इज 90। तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज हैं, अगर आप पीछे चले जाएं तो आपको जो है ये प्रॉब्लम मिल जाएगा। दैट्स फ्लो रेट, वी कैन कॉल इट लीटर पर मिनट। मैं इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स वी एक्चुअली, और ये क्या थी, रोटामीटर की रीडिंग थी, ठीक है। तो अब जो मेरे पास डिफरेंट फ्लोज हैं वो रोटामीटर पे किस तरीके से आ रहे हैं। अगर मैं रोटामीटर पे रीडिंग देखता हूँ 10, तो उसका जो फ्लो है दैट्स 20 लीटर पर मिनट। और इसी तरीके से अगर मैं 90 पे आ जाऊँ तो मेरे पास जो फ्लो होगा वो क्या होगा, वो मेरे पास 150 मीटर्स होगा, सॉरी नॉट मीटर्स, लीटर्स पर मिनट। अच्छा जी, तो ये डेटा मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया है। कह रहे हैं कि ड्रा कैलिब्रेशन कर्व एंड डिटरमाइन इक्वेशन फॉर बी एज अ फंक्शन ऑफ और आर, ठीक है। अब ये तो बड़ा इजी चीज़ है कि इसको हम जो है अपना ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमें कहा जा रहा है कि एन इक्वेशन फॉर वी एज अ फंक्शन ऑफ आर, मतलब यहाँ पे जो आर है दैट मस्ट बी द डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वी होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी को रखेंगे
y एक्सिस पे और r को रखेंगे हम कहाँ पे, x एक्सिस पे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट चार्ट में जाना है, इंसर्ट चार्ट में जाके स्कैटर चार्ट पे क्लिक करना है, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, ऐड चार्ट करेंगे, और इसका नाम क्या था जी, कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेशन कर्व का नाम दे देता हूँ मैं। x की वैल्यूज मेरे पास ये वाली हैं, और इस तरीके से जो मेरे पास y है वो क्या है, वो ये है। अब क्या कर दिया मैंने कि एक जो कैलिब्रेशन थी वो मैंने बड़ी इजीली इसको बना दिया। अब यहाँ पे अगर मैं चला जाऊँ ट्रेंड लाइंस में, ट्रेंड लाइंस में मोर ऑप्शंस में जाऊँ, और इसको मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अभी यहाँ पे एक बात, अभी मैं आगे चल के आपको करवाऊंगा ये चीज़, कि यहाँ पे मैं एक इक्वेशन पुट नहीं कर रहा, सिंपली एक लाइन पुट कर रहा हूँ, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो कैलिब्रेशन है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है। सही का एग्जाम्पल क्या है, या आप ज़्यादा एक्यूरेसी की बात करें वो क्या है, वो ये है कि जी आपके पास जो x और y का डेटा होना चाहिए, जब आप उसको प्लॉट करें दैट मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे तो इट इज़ ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या, ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 100% स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें कोई कर्व या कुछ इस तरह नहीं आ रहा कि या डेटा जो है ऊपर नीचे हो रहा हो। ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली, तो ये हो गया। अगर आप इसको यहाँ देखना चाहें तो यहाँ पे भी ये चीज़ है। अगर आप इसके साथ में डिफाइन करना चाहें इसके एक्सेस को, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। किस तरह करेंगे डिफाइन जी, आप यहाँ इसको क्लिक करें और ऐड चार्ट एलिमेंट्स में चले जाएं, एक्सेस टाइटल पे हॉरिजॉन्टल पे आप कर दें इसको, जैसे इन्होंने आर कर दिया तो हम भी इसको आर कर देते हैं। और इसी तरीके से दूसरा हम एलिमेंट ऐड करेंगे, दैट मस्ट बी वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास क्या था, ओके जी, वर्टिकल एक्सिस अभी नहीं आया मेरे पास, मैं दोबारा टेस्ट करता हूँ। दैट्स एक्सिस स्टार्ट, ओके, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो वर्टिकल में मेरे पास क्या है, दैट्स एक्चुअली वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, दैट मस्ट बी लीटर्स पर मिनट। तो इसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, तो पार्ट वन हमने इस तरह इससे कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द फ्लो रेट दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ रोटामीटर रीडिंग ऑफ 36। हमें ये कहा जा रहा है कि भाई आप जो है वो फ्लो रेट कैलकुलेट करें जहाँ पे आपके पास रोटामीटर की जो रीडिंग होनी चाहिए वो 36 होनी चाहिए। दिस लुक्स वेरी सिंपल कि भाई आपके पास वैल्यूज हैं और आप इसको इंटरपोलेट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन की निशानी ये है कि इट विल ऑलवेज रिमेन इन बिटवीन लोएस्ट टू द हाईएस्ट वैल्यू रेंज। ठीक है, तो 36 इज ऑफ कोर्स इन बिटवीन। तो हमें 36 पे v की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे, बड़ा आसान है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि दो डेटा पॉइंट्स हमें चाहिए। ठीक है, दो डेटा पॉइंट्स हम कहीं से भी ले सकते हैं, बट दे ऑलवेज मस्ट बी अबव एंड बेलो दैट डेटा पॉइंट जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, तभी वो इंटरपोलेट होगा। मिसाल के तौर पे जैसे 36 है, लोएस्ट वैल्यू इससे नीचे होनी चाहिए, और जो सेकंड वैल्यू हम लेंगे वो 36 से हमेशा ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अगर 36 से ऊपर नहीं होगी तो फिर हमें कंफ्यूजन होगी कि भाई हमें क्या करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब इन्होंने एक डेटा पॉइंट यहाँ पे खुद से लिया है। जो पहला डेटा पॉइंट था, अगर आप यहाँ पे आ जाएं, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द डेटा बाय विजुअल इंस्पेक्शन पासिस थ्रू पॉइंट R1 जो कि 10 है, V1 दैट्स 20। ये तो हमारे पास गिवन है कि अगर हम यहाँ पे बात करें ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहे हैं कि जी एक डेटा पॉइंट ये है लाइक x1 और y1, और दूसरा डेटा पॉइंट क्या है, R2 = 60 एंड V2 101। अब
ये जो वैल्यू है ये हमारे पास टेबल में नहीं है। अगर आप टेबल में चले जाएं तो आपको 101 या 60 की वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे R 60 है तो R हमारे पास एक 50 है, दूसरा 70 है, ठीक है। तो हमें बताया जा रहा है कि भाई हमने कैसे लिया। इन्होंने जो लिया है बाय विजुअल इंस्पेक्शन। किसी से? विजुअल इंस्पेक्शन से, ठीक है। तो पहली वाली चीज तो वैसे टेबल में थी तो वो इतना मसला नहीं हुआ उनको। अब जब विजुअल इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब आपके पास ग्राफ पेपर होगा यू कैन इजीली डू इट, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ग्राफ पेपर से उन्होंने ये वाला डेटा पॉइंट लिया है। अगर आप चाहें ये वाला डेटा पॉइंट ना लें, कोई इशू नहीं है, आप कोई भी डेटा पॉइंट इनमें से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे 50 ले सकते हैं, 70 ले सकते हैं, इवन 90 ले सकते हैं, दैट्स टोटली ऑन यू, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा जो है कोई अपने तरफ से विजुअल इंस्पेक्शन से या अपने तरफ से कोई वैल्यू अज्यूम करें। आप टेबुलेटेड डेटा में से भी ले सकते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में सेकंड वैल्यू, सेकंड पॉइंट टेबुलेटेड डेटा में से नहीं लिए इन्होंने, ग्राफ से लिए, ठीक है। बट अगेन दैट ऑफ कोर्स लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, तो दो डेटा पॉइंट्स इनके पास आ गई हैं, दैट्स पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। अब ये लोग क्या करने जा रहे हैं कि जी हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी। ऑफ कोर्स अगर हम पीछे चले जाएं तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, दैट्स y इज इक्वल टू mx, ठीक है। सिचुएशन में हमारे पास जो y है वो क्या है, दैट्स ऑफ कोर्स द फ्लो मीटर, ठीक है। और आप m को m रखना चाहें m, ठीक है, इन्होंने a यूज किया है तब भी ठीक है। और हमारे पास जो x है वो क्या है, वो रोटामीटर की रीडिंग है, ठीक है। और इसी तरीके से आप जो है इंटरसेप्ट इसमें लगाएंगे आखिर में। तो ये एक्चुअल आपके पास इक्वेशन है, इसको आपने फिट करना है। हाँ जी, तो इसके लिए हमें क्या चीजें चाहिए, हमें स्लोप चाहिए और इंटरसेप्ट चाहिए। स्लोप में पहले डिफाइन कर चुका हूँ, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो हमारे पास जो स्लोप ए है दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई। डेल्टा वाई हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा वी होगा, ठीक है। और इसी तरीके डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा आर होगा। तो हम दो वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो V2 हमारे पास क्या है, 101 है, ये ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और V1 क्या है, दैट्स 20 जो कि यहाँ पे है। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आ जाएं तो हमारे पास जो R2 है दैट्स 60, और इसी तरीके से हमारे पास जो R1 है दैट्स 10। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू आर गोइंग टू गेट स्लोप ऑफ 1.62, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दिस इज हाउ योर कर्व इज गोइंग। अगर आप इस लाइन को देखें तो ऑफ कोर्स यू कैन से कि आपकी जो लाइन है वो ऊपर की तरफ टिल्ट है, नीचे नहीं है। या आप ये कह सकते हैं कि 45 पे नहीं आ रहा। अगर 45 पे आता तो आप ये कहते कि ये लाइन यहाँ से गुजरनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से नहीं गुजर रही और ये थोड़ा सा ऊपर जा रही है। अच्छा जी, अब इंटरेस्ट अपना स्लोप आपने मालूम कर लिया। अगर आप चाहें इसको मैन्युअली कर सकते हैं, बड़ा आसान है, आई मीन यूजिंग एक्सेल। यहाँ पे मैं स्लोप को a लिख रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसको m लिखें। a इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि जब आप दोबारा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें आपको ये ना हो कि भाई ये जो वैल्यू है हमारे पास कहाँ से आई है, ठीक है। ओके जी, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे पास जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उसमें से इसको स्लोप ले रहा हूँ, ठीक है। और इन सब वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आती तो मुझे एवरेज लेनी पड़ेगी। अगर मैं हर पॉइंट पे लेना चाहूँ स्लोप को, ठीक है, हर पॉइंट से मतलब है कि पहले पॉइंट पे ऑफ कोर्स नहीं ले सकता, मुझे दूसरे पॉइंट पे शुरू करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा वाई करना पड़ेगा। डेल्टा वाई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं दो ब्रैकेट्स लगाता हूँ और ये वाला जो पॉइंट है दैट्स पॉइंट 2 और ऊपर जो पॉइंट है दैट्स पॉइंट 1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि y2 माइनस y1 कर दिया है मैंने। अब क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है जी। और इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि मेरे पास जो स्लोप है इन दो पॉइंट्स के बीच में वो मिल गया। अगर मैं इसको ड्रैग करूं आई होप कि ये थ्रू आउट आना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि
थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी, लेकिन अगर आप ओवरऑल स्लोप देखना चाह रहे हैं तो यू कैन टेक एवरेज। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं इस वैल्यू को शो करूं तो ये जो पॉइंट 1 था और पॉइंट 2 उसके बीच में है। ठीक है। अगर मैं सेकंड स्लोप पे आ जाता हूं तो ये शो कर रहा है पॉइंट 3 से पॉइंट 2 तक, वो डेल्टा है। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट स्लोप पे आ जाऊं तो ये क्या शो करेगा मुझे, पॉइंट 4 से पॉइंट 3 तक का जो डिफरेंस है उसमें। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आ जाऊं इसके ऊपर, जो मेरे पास लास्ट वैल्यू है 0.5 और 0.4 के बीच का जो डिफरेंस है वो देगा। या अगर मैं इस तरह भी करना चाहूँ कि भाई मेरे पास जो स्लोप है मैं ओवरऑल देखना चाह रहा हूँ, ओवरऑल देखूंगा तो क्या करूंगा, जो अपर लिमिट्स हैं उसको टच करूंगा मैं। अगर मैं अपर लिमिट्स की बात करूं तो मेरे पास जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, 151 है। तो माइनस क्या करूंगा मैं इसमें से जो इनिशियल पॉइंट थी। ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें यू कैन से कि यू हैव लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी, और क्या कहते हैं इसको हम स्टैटिस्टिक्स में परम्यूटेशन, कि आप किस डेटा पॉइंट्स पे इसकी डिफरेंस को देख रहे हैं। अच्छा जी, अब आ जाता हूँ x पे। x में मेरे पास जो लास्ट वैल्यू है दैट्स 90, माइनस करूंगा क्या इसमें से 10। ओके जी, यहाँ पे इसको मुझे क्लोज नहीं करना चाहिए था। ओके। अब अगर आप देखें तो मेरे पास जो डिफरेंस आ रही है वो क्या है, 163 आ रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो दैट्स 162। अब 162 क्यों है, क्योंकि उन्होंने जो दूसरी वैल्यू ली थी वो थोड़ी सी सॉरी वो अपने तरफ से विजुलाइज की थी फ्रॉम द ग्राफ। अच्छा जी, अब अगर हम अपना इंटरसेप्ट की बात करें तो इंटरसेप्ट में हमें क्या करना होता है। इंटरसेप्ट हमारे पास इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरसेप्ट, राइट। इंटरसेप्ट का जो इक्वेशन है दैट्स एक्चुअली b इज इक्वल टू y1 माइनस ax1, ऐसा ही है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंटरसेप्ट देखना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ओके जी, तो y1 चलें ठीक है, मैं यहाँ से उसको कर लेता हूँ, y2 पे आ जाता हूँ। ठीक है। तो y2 मेरे पास जो है ये वाली वैल्यू है। अब क्या करूंगा मैं, y2 माइनस ax y अपना x2। ठीक है। तो a मेरे पास क्या है, ये वाली वैल्यू है, और मेरे पास x क्या है, वो ये वाली वैल्यू है। ठीक है जी, इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया तो मेरे पास ये इंटरसेप्ट आ गया। अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो डिफरेंट पॉइंट्स पे भी ये वैल्यू क्यों गलत आ रही है, और गलत नहीं आ रही, बट वी कैन से कि ऑफ कोर्स उसमें जो आपके पास डिफरेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस वजह से ये चीज़ इस तरह आ रही है। बट आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो इंटरसेप्ट आ रही है इस पॉइंट पे इतनी है, इस पॉइंट पे इतनी है। या अगर आप ओवरऑल देखना चाह रहे हैं कि इंटरसेप्ट आपके पास क्या है, तो आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन में जो लास्ट वाली वैल्यू है, ठीक है, वो आपके पास ये वाली वैल्यू है। ओके, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया ना, दैट वुड बी लाइक 3.85। ठीक है। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके पास जो 0.5 है वहां पे इंटरसेप्ट क्या आएगा। अब यहाँ पे जो इंटरसेप्ट हमने निकाली है ना, दैट्स पॉइंट टू पॉइंट। ये कभी भी इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन है पूरे स्ट्रेट लाइन की नहीं है। ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट जा रहे हैं, इस वजह से इस तरह आ रही है। लेकिन अब जब हम ये सारा करते हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन जब फिट करते हैं उसमें से बड़ी आसानी से हम लोग जो है स्लोप और इंटरसेप्ट मालूम कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल टूल्स। वो किस तरह करेंगे, अब जैसे अगर आप देखें यहाँ पे मैंने पहले से कर्व फिटिंग लगाई हुई है। ठीक है। कर्व फिटिंग लगाई हुई है, और साथ में अगर मैंने यहाँ पे आपको पहले दिखाया है कि मैंने क्या किया है कि जो हमारे पास प्लस है उसमें आप जाएंगे तो आपको नीचे ट्रेंड लाइन नजर आएगा। सबसे पहले मैं इसको अनचेक करता हूँ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे दोबारा जाऊंगा, मोर ऑप्शंस में जाऊंगा। ठीक है। अच्छा जी, मोर ऑप्शंस के बाद मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है कि कौन सा करना है, लॉगरिथमिक करना है, लीनियर करना है। तो जब लीनियर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऑलरेडी एक अच्छी लाइन मेरे पास बन रही है, लेकिन दैट्स नॉट इनफ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इक्वेशन ऑन चार्ट पुट करनी पड़ेगी। इक्वेशन ऑन चार्ट मुझे दो चीज़ें देगा,
एक मेरे पास जो है आर स्क्वायर की वैल्यूज आ जाएंगी, दूसरी जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की वो आ जाएगी। अगर आप इसमें देखें तो आर स्क्वायर इज ऑलमोस्ट 0.999, तो इसका मतलब यह है कि हाउ एक्यूरेट दैट लाइन इज एक्चुअली। ठीक है, हमें पता है कि जितनी आर स्क्वायर अच्छी होगी उसका मतलब यह है कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो मिनिमल है, और जितनी आर स्क्वायर बड़ी होगी तो उसका मतलब यह है कि हमारे पास वेरिएशन क्या है, बहुत ज्यादा है। अब सर ये इसमें से इक्वेशन हमें रिपीट करेंगे? इक्वेशन कैसे आई या क्या है? कैसे आई सर? ओके, इसको मैंने पहले हटा दिया। सबसे पहले आपने डेटा पुट कर लिया, ये एक चार्ट बन गया आपके पास ना। अब आप क्या करें, प्लस पे क्लिक करें सॉरी, प्लस पे क्लिक करने के बाद आप ट्रेंड लाइन पे आ जाएं। ट्रेंड लाइन पे आप मोर ऑप्शंस पे जाएं। मोर में अगर आपके पास ये इस तरह आ रहा है तो आप ये जो बार्स देख रहे हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन ऑप्शंस, इस पे क्लिक करें। आपके पास यहाँ पे ये ऑलरेडी चेक्ड है लीनियर के लिए। आप चाहें इसका ग्राफ डिफरेंट उसमें रख सकते हैं जहाँ पे आपका डेटा फिट करे, ठीक है, लेकिन लीनियर में अच्छा जा रहा है तो जरूरत नहीं है कि आप किसी और फिटिंग की तरफ जाएं। अब नीचे अगर आप आ जाएं तो आपको दो तीन चीजें मिलेंगी। इंटरसेप्ट मिलेगा, अगर आप खुद से डिफाइन करना चाह रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है वैसे डिफाइन करने की, अनलेस कहीं कंडीशन हो तो दो चीजें आप करें, डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट, इस पे क्लिक करें, और डिस्प्ले आर स्क्वायर। जब इन दोनों डिस्प्लेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में हमारे ओके पास सर। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ रही है, y इज इक्वल टू 1.64 विच इज एक्चुअली द स्लोप x टाइम्स प्लस 3.15। जो 3.15 है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास एक्चुअली इस लाइन का इंटरसेप्ट है। तो ये हमने डिफरेंट तरीकों से कोशिश की है मालूम करने की। अगर हम यहाँ पे देखें, इन्होंने जो इंटरसेप्ट निकाला था दैट्स एक्चुअली 3.8, और 3.8 इस वजह से है कि इन्होंने अपनी तरफ से वो जो वैल्यू थी वो अज्यूम की थी। अब अगर हम यहाँ पे हर पॉइंट पे देखें तो जाहिर सी बात है पॉइंट टू पॉइंट जो इंटरसेप्ट है वो वेरी करेगा, बट यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है दिस इज फॉर ओवरऑल इक्वेशन। इसमें जितने भी पॉइंट्स है सब का सब इसमें जो है आप कह सकते हैं कि एड ऑन हो रहा है। हाँ जी, क्लैरिटी है? यस सर। ओके, एवरेज में डिफरेंट आ रहा है, एवरेज नहीं लेते इसके। हाँ जी, तो सर ये वाला प्रॉब्लम। सर एक बार स्लोप निकाल के बता दें। स्लोप मैन्युअली या इक्वेशन से अपना उसे? इक्वेशन से सर। आप सर मेरा थोड़ा डिफरेंट आ रहा है इस वजह से। देखें, ये इस ग्राफ की बात कर रहे हैं आप, ग्राफिकली? नहीं सर, ग्राफ नहीं सर, ये आपने चार्ट में जो वैल्यूज पुट की हुई शीट पे 1.605 जो है ना सर, ये निकाल के बता दें कैसे निकल गया। देखें स्लोप का हमारे पास, स्लोप या इंटरसेप्ट? स्लोप सर। ओके, स्लोप का पहली बात तो ये कि मैंने पहली वाली वैल्यू छोड़ी हुई है, ठीक है। स्लोप हमारे पास क्या है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है। क्या है हमारे पास? डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। ओके, मैं आपके लिए इसको यूज कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको कहूँ कि a इज इक्वल टू, अब हमारे पास इन दोनों में अगर मैं इस पॉइंट पे मालूम करना चाहूँ, ठीक है, अगर इन दोनों मिसाल के तौर पे ये आपके पास पॉइंट 1 है, ठीक है, और ये पॉइंट 2 है। अब जाहिर सी बात है स्लोप कहाँ मालूम होगा, इन दोनों के बीच में मालूम होगा ना। अब डेल्टा वाई मेरे पास क्या हो जाएगा, 52.1 माइनस 20 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x में जो डिफरेंस है दैट्स 30 माइनस 10। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये आंसर आना चाहिए, आ रहा है 1.605। ओके, नीचे आ रहा है? सर चेक करके बताते हैं। ये सर आ गया। गुड, ठीक है। अब अगर एक्सेल में चले जाओ, मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले जो ब्रैकेट्स हैं वो एंटर किए ताकि वो जो आपके पास, क्योंकि दो उसमें डेल्टाज आ रहे हैं ना, अगर आप सिंगल से करेंगे तो शायद आपके लिए मुश्किल हो।
लेकिन हो जाएगा, सिंगल से भी हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा वैसे तो। अगर मैं इन ब्रैकेट्स को हटा दूं, आखिरी वाले ब्रैकेट्स को, तो तब भी वही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब जो ऊपर वाला डेल्टा है, मतलब डेल्टा वाई क्या है, 52 minus 20, तो A4 is actually for what? A4 is for 52 and A3 is for 20। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा x है, दैट्स B4 minus B3। ठीक है, इसको मैंने एंटर कर दिया और फिर मैंने ड्रैग कर दिया। जब ड्रैग करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर और नीचे का जो डिफरेंस है वो खुद करता आएगा। अगर सेकंड वैल्यू पे क्लिक करो तो खुद देखो कि वो नीचे आ गया है। इसी तरीके से लास्ट पॉइंट पे आप आ जाओ तो इसने क्या कर दिया है, ये यहाँ पे लेकर आ गया इसको, तो इसके साथ इसका डिफरेंस इसने शो कर दिया है। और इसी तरीके से मैंने क्या किया है, इंटरसेप्ट कैलकुलेट की है। तो आपके पास आप कह लें कि एक्चुअल जो आपके पास इंटरसेप्ट है पूरे लाइन की, अब ये जो इंटरसेप्ट्स हैं एक्चुअली ये पूरे लाइन की नहीं है, ये जो इंटरसेप्ट्स हैं और ये जो स्लोप्स हैं, दीज आर फॉर दैट सेगमेंट्स। जो आपके पास सेगमेंट्स हैं पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक, ये वहां तक की हैं। अगर आप सारे सेगमेंट्स को मिलाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके पास जो स्लोप और इंटरसेप्ट आएगा वो इस ग्राफिकल मेथड से आएगा, जिसमें वो सबको इनकॉर्पोरेट कर रहा है। और ये भी कर लिया आपने? यस सर, ये कर लिया था। ओके गुड। और सर एक और चीज़ सर, उसमें वो जो वैल्यू आई थी वो पीडीएफ में जो आप बता रहे थे, आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है टेबल में, वो बता देते। मैं भी बता देता हूँ। अच्छा जी, अब ये सर ये 60 एंड 101 वाली वैल्यू R2 V2। ठीक है, अब वो जो इन्होंने डेटा ली है वो किससे ली है, विजुअल उससे ली है। इन्होंने क्या किया है कि आर इन्होंने 60 पे लिया था, कितने पे लिया इन्होंने आर? सर 60 पे लिया है, 101 आया आई थिंक। ओके ओके जी, अब आप क्या करें, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है या मैंने यहाँ पे एक्सेल पे कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं स्निप टूल यूज़ कर लूँ ताकि अगर मैं इसमें से कुछ चीज़ें ड्रॉ करूँ तो आपके लिए आसानी हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, अगर आप 60 की बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 पे मार्क करना पड़ेगा। आप स्केल रखेंगे, सीधा लाइन पे जाएंगे, आप क्या करेंगे, लाइन को काटेंगे। तो लाइन कहाँ कट रही है, यहाँ पे कट रही है, दिख रहा है? अब इस लाइन को सीधा ड्रैग करके जाएंगे इस पॉइंट पे, जो कि तकरीबन कमोबेश यहाँ पे बनेगी। तो फिर आप यहाँ ओके से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे कि जी सर, लेकिन ये जो 60 ही वैल्यू है क्यों, 101 मतलब है। 60 यू ही कैन क्यों? अज्यूम एनी, आई मीन यू कैन अज्यूम एनी। मैंने आपको अच्छा, बोल कोई दिया ना भी कि ले सकता है। आपके ऊपर है कि आप क्या लेना चाह रहे हैं। इवन ओके आप लाजमी नहीं है कि अपनी कोई नई वैल्यू ले आए, आप चाहें टेबल से ले लें, आप चाहें यहाँ पे 40 ले लें। जब 40 ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप आएंगे, ठीक है, और फिर इस लाइन को स्ट्रेट ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सॉरी क्योंकि मेरे पास 70 मार्कर नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली। हाँ जी, तो इसी तरीके से इवन इफ यू वांट हायर वैल्यूज तो आप आगे तक जा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नीचे आना चाह रहे हैं, लाइक यहाँ पे कोई 25 पे रखना चाह रहे हैं इसको, तो आपकी जो लाइन है वो यहाँ इंटरसेप्ट हो जाएगी और आप इसको यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, दैट्स टोटली अप टू यू कि आप किस सर तरह। ये एक दफा रिपीट कर देंगे सर? कौन सा? ये आपने जूम कैसे किया इस ग्राफ को? देखें, हम जब लाइन की बात करते हैं, ग्राफ को तो आप छोड़ें, ठीक है, कोई भी लाइन जो है दो वैल्यूज के बगैर नहीं बनती। इफ यू डू नॉट हैव टू वैल्यूज यू कैन नेवर मेक अ लाइन। एक्स और वाई आपके पास नहीं है, आप लाइन नहीं बना सकते, ये तो पता है ना आपको। जी सर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास एक्स है तो आप बड़े इजीली जो है वाई मालूम कर सकते हैं, या आपके पास वाई है तो आप बड़े इजीली एक्स मालूम कर सकते हैं। अब आपने करना क्या होता है कि अगर आपके पास ग्राफ पेपर हो, आपने लाइन बना लिया, ठीक है, आप ग्राफ वैसे ग्राफ बनाए हैं ना आप लोगों ने? जी सर। ठीक है, अब ग्राफ आपने जब बना लिया, आपने क्या करना है कि अपना एक वैल्यू आपके पास है, मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे जो है y की वैल्यू 80 मौजूद है। आप क्या करेंगे कि इस वैल्यू को आप स्केल के थ्रू या फिर ऐसे कि स्ट्रेट जाना चाहिए। यहाँ पे पहले क्योंकि लाइन बनी हुई है तो इसलिए मुझे मसला नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ इस लाइन को इंटरसेप्ट करेंगे।
या यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करेंगे, बल्कि इंटरसेक्ट करने के बाद इसको आप नीचे स्ट्रेट ले आएंगे बिल्कुल स्ट्रेट स्केल के साथ, और यहाँ की जो वैल्यू होगी वो कोरिस्पॉन्डेंट वैल्यू होगी y की, मतलब एट दिस y x शुड बी दिस एंड वाइस वर्सा। अगर यहाँ पे ये सर 50 है तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डेंट वैल्यू है y का वो यहाँ पे चाहिए। सर मैं पूछ रहा हूँ सर, ये जो स्निपिंग टूल का जो ऑप्शन आया है, ये कहाँ से आया है सर, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, स्निप टूल का, ये तो आपके इसमें कंप्यूटर में होता है, स्निप लिखें सर्च बार में तो ये आ जाएगा। नहीं तो यहाँ नीचे उसमें भी होगा, नोटिफिकेशन बार में भी। ठीक है सर। इजी है ना? मुझे काफी जी हैंडी सर। रहता है अगर मैं कुछ करना चाह रहा हूँ तो, यस क्योंकि मेरे सर। पास पेन नहीं है डिजिटल, तो दिस हेल्प्स। हाँ जी, तो ये ठीक है। अच्छा जी, अब इसका हम रिवर्स कर सकते हैं, बड़े इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम अपना अपना उसे पकड़ें, इनके क्या कहना चाहिए, ए और बी को, तो तब भी हम चीज़ों को रिवर्स जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने ग्राफ से भी थोड़ी देर पहले किया है, और हम इसको इक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सॉरी, इक्वेशन आपके पास क्या है? इक्वेशन आपके पास है y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अब पहले क्या था कि इसके थ्रू हम मालूम कर रहे अपना x के बेस पे हम मालूम करना चाह रहे थे किसको, y को। अब अगर हम इसको रिवर्स कर दें, हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं, x मालूम करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं mx को सेपरेट करूंगा, mx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस बी हो जाएगा, और x मेरे पास क्या हो जाएगा, y माइनस बी डिवाइडेड बाय m, ऐसा ही है। अच्छा जी जी, सर। अगर मैं कोई भी डेटा पॉइंट मालूम करना चाह रहा हूँ यहाँ से, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास जो है कोई वो नहीं है, अपना क्या कहना चाहिए कि अपना ऐसा डेटा पॉइंट है जो कि पहले से टेबुलेटेड नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरे पास कोई डेटा पॉइंट है लाइक 100 है, यहाँ पे 100 नहीं है, ठीक है। मेरे पास v जब 100 होगी, ठीक है, तो मेरे पास जो r होगा वो क्या होगा, ठीक है। रिमेंबर कि v हमारे पास y है, r हमारे पास x है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो भी मेरे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपना सॉरी ओके जी, y माइनस बी ओवर m है, बल्कि इसको उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं इसको देखूं कि मिसाल के तौर पे मैं जो है 40 पे कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं x के बेस पे y को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास r हो जाएगा किसके बराबर, y। अब y मैंने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, आप ये कह लें कि ओके, अगेन मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोगों को, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास इक्वेशन हमें पता चल गया कि हमारे पास जो y है वो किसके बराबर है, mx प्लस बी के। तो हमारे पास जो b है वो किसके बराबर हो जाएगी, y माइनस नॉट b, x, ठीक है। x इज इक्वल टू y माइनस बी ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास, m हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को यूज करके हम किसी भी अपना b को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब b को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास y पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ से अज्यूम कर लेते हैं कि एट 100 y हमारे पास b क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि r इज इक्वल टू 100 माइनस जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है दैट्स 3.15 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू है दैट्स 1.64। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आप कह लें कि प्रेडिक्टेड होगी यूजिंग दिस इक्वेशन, जो कि हमने थोड़ी देर पहले डेवलप की है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप बड़े इजीली इसको मैथमेटिकली और ग्राफिकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास x की वैल्यूज हैं यू कैन ऑलवेज गो फॉर y, और आपके पास अगर y की वैल्यूज हैं यू कैन ऑलवेज गो फॉर x वैल्यूज, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा कि हमने ये चीज
ग्राफिकली भी की है। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि मेरे पास ये वैल्यू मैंने ली है, अज्यूम की है, ठीक है, y की, तो मेरे पास r क्या होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सीधा इस लाइन पे आऊँगा, यहाँ से स्ट्रेट लाया मैं, ठीक है, और नीचे जब आ जाऊँगा तो ये जो मेरे पास वैल्यू होगी ये क्या होगी, r की वैल्यू होगी। अगर मैं ग्राफ पे चला जाऊँ ये यहाँ पे भी, तो 100 से मैं यहाँ तक आया, ठीक है, इसका मतलब यह है कि दिस इज ऑलमोस्ट गोइंग टू गिव मी 60। और अगर मैं इसी को कैलकुलेट करना चाहूँ यूजिंग एक्सेल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, r इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने इक्वल का साइन दे दिया यहाँ पे, और मैंने क्या करना है, y मेरे पास अगर 100 है, अपने तरफ से ज्यूम किया हुआ, ठीक है, तो मेरे पास y माइनस बी है, b क्या है 3.15 है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, स्लोप करना है, दैट्स 1.641। तो इस तरीके से मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट्स 59.01, ठीक है, इस तरीके सर से। ये 3.15 कहाँ से वैल्यू ली है आपने या एज्यूम की है? 3.15 इज इंटरसेप्ट, नहीं अज्यूम नहीं किया मैंने, इंटरसेप्ट लिया है, ओके ठीक है, क्योंकि इक्वेशन में क्या है मेरे पास, y माइनस बी है ना, तो b क्या है मेरे पास, इंटरसेप्ट है, ठीक है। यस सर। हाँ जी, सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया। सर ये एक बार ये जो आपने स्लोप Yes, के साथ sir. इंटरसेप्ट निकाला है सर, ये भी एक बार थोड़ा सा दोबारा रिवाइंड कर दें। स्लोप के साथ जो मैंने स्लोप के इंटरसेप्ट साथ निकाला है, सर ये जो शीट पे रेंज में सर यहाँ पे बी इंटरसेप्ट 3.95। 3.95, ये कैसे आया आप कह रहे हैं, ये वाली वैल्यू? सर ये भी सर शीट पे बता दें बना के, जैसे आपने सर वो स्लोप वाला समझाया था मुझे। यस सर ये देखो ये तो मैंने यहाँ समझाया हुआ है, दोबारा समझा देता हूँ। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन है दैट्स एक्चुअली अपना जो b है, ठीक है, b इज इक्वल टू किसके बराबर है, y माइनस एम एक्स, ऐसा ही है, mx। यस सर। ठीक है। तो y मेरे पास क्या है, यहाँ पे 52 है, तो मैंने y पे क्लिक किया। m मेरे पास क्या है, m मेरे पास ये है 1.62 605 यहाँ पे, और मेरे पास x क्या है 30 है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको मैं दोबारा यहाँ पे कोशिश करता हूँ समझाने की। देखें हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। जब मैं b कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस एम एक्स। अब ये x और y वो पॉइंट्स हैं जिस कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे। अगर मैं पॉइंट 1 की बात करूंगा तो ये वाली वैल्यूज होंगी, पॉइंट 2 की बात करूंगा तो ये हो जाएंगी, अगर पॉइंट 3 की बात करूंगा तो ये हो जाएंगी, पॉइंट 4 की बात करूंगा तो ये हो जाएंगी, और ओके अगर सर। पॉइंट 5 की सर बात करूंगा तो ये हो जाएंगी। सर वो मैं समझ गया आपकी बात। सर एक्चुअली मुझे फॉर्मूला भी पता था, लेकिन सर मेरा आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि सर वो अभी मैं भी जो है डिफरेंट ना आ रहा है आपका? सर वो बता सर मैं चूँकि ब्रैकेट सर वो एम एक्स की अलग सॉल्व करके फिर उसको वाई से माइनस कर रहा हूँ, मतलब कि डिमास रूल। सर जैसे पहले डिमास में क्या है कि मल्टीप्लाई पहले होंगे ना फिर माइनस ओके होता है, ओके, तो सर उस तरह से करने पे मेरे पास 20.15 आ रहा है। सर आप डायरेक्ट पुट कर रहे हैं ना यहाँ पे शीट में विदाउट नहीं तब भी नहीं ब्रैकेट्स। हो सकता, तब भी नहीं हो सकता। अगर आप सेपरेट भी कर रहे हैं ना दैट्स टोटली फाइन। आप इस तरह कर नहीं रहे हैं सर ना, मैंने अभी किया है ना, सर मैंने अभी बगैर ब्रैकेट्स के किया है तो वही आ रहा है 3.95 ही आ रहा है। मैं इसी वजह से कंफ्यूज था कि मेरा आंसर 20 कैसे आ रहा था। बगैर हाँ ब्रैकेट्स सर, के। वो स्लोप में भी ऐसे ही हो रहा है। स्लोप यस में सर। भी हम अगर ब्रैकेट नहीं ब्रैकेट्स के लगा रहे साथ तो गलत यस हो सर रहा है उस या स्लोप की फिर? वो नहीं, सर ब्रैकेट्स के ब्रैकेट के साथ साथ हमारा सही आ रहा है। डिफरेंट आ रहे हैं आंसर। नहीं आपको ब्रैकेट सर लगाने नहीं आ स्लोप रहे का ना, देखो मैंने भी इंटरसेप्ट तो का आपके डिफरेंट सामने आ रहा लगाया है ना, मैंने भी आपके सामने ब्रैकेट लगाया है ना, है। आप मल्टीप्लाई से ब्रैकेट पहले गलत ब्रैकेट लगा रहे लग सर माइनस के बाद ब्रैकेट एक और लगाना चाहिए ना फिर, क्योंकि हैं। सर सर यहाँ पे क्यों शीट लगा, में वो डिटेक्ट नहीं कर रहा ठीक से। नहीं नहीं, देखो ये तो रूल है ना कि मल्टीप्लाई पहले होगा, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी। अगर लेकिन सर मुझे उसमें ये नहीं कर खतरा रहा हो। ना वो, हम्म, शीट नहीं कर रही ना ये काम।
मेरे वाली तो कर रही है, मेरा तो आंसर सही आ सर रहा है ना। सर आप मैनुअली कैलकुलेटर में करके देख लें सर, हमने किए आंसर हमारा क्या है? 20.15। ओके, नहीं आंसर क्या आ रहा है इसका, इस पॉइंट का, इस यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है इसका आंसर क्या आ रहा है? सर कैलकुलेटर में 20.15 आ रहा है। तो कैलकुलेटर में गलत आएगा ना। एक्सेल में कितना आ रहा है? एक्सेल में सर जिस तरह से आपने करवाया इस तरह से 3.95 आ रहा है। हाँ तो सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पहले मल्टीप्लाई कर रहा है, हो सकता है कैलकुलेटर ना कर रहा हो। तो कैलकुलेटर पे क्यों कर रहे हैं एक्सेल पे जब मैं करवा रहा हूँ? तो एक्सेल नहीं है आपके पास? सर एक्सेल पे भी सर पहले मैंने वैसे ही किया था ना, जैसे पहले मल्टीप्लाई में ब्रैकेट्स लगा के किया था, तो इसी वजह से मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे। फिर मैंने कैलकुलेटर में किया मैनुअली, कि हो सकता है एक्सेल में मैं गलत टाइप कर रहा हूँ। नहीं तो अभी सेटल्ड हुआ? नहीं सर कंफ्यूजन है अभी भी। कौन सी कंफ्यूजन है मुझे बताओ। सर यहाँ पर आप ना ब्रैकेट जो है स्टार्ट में और एंड में लगा रहे हैं ना, ओके तो सर आई थिंक ब्रैकेट आपको माइनस से बाद एक ब्रैकेट लगानी चाहिए, ना कि स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में। सर आप एक बार उस तरह करके देख लें जैसे मैं आपको हाँ बता हाँ, रहा हूँ। एक्चुअल आंसर क्या आ रहा है? कैलकुलेटर में भी एक्चुअल यही आ रहा आंसर है क्या सर, है? एक्चुअल कैलकुलेटर आंसर पे क्या है? यही आ रहा है, 3.95 आ रहा है कैलकुलेटर में। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अगर बाद में भी लगाता हूँ तो फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि एक्सेल इज वेरी स्मार्ट, वो पहले मल्टीप्लाई कर रहा है। एक्सेल ऐसा नहीं है कि डफर है कि जो है ना पहले माइनस करेगा फिर मल्टीप्लाई करेगा, ऐसा नहीं है। सर कैलकुलेटर और एक्सेल में सेम आ रहा है, कोई सेम फर्क आ नहीं रहा आ है। रहा सर, सेम आ रहा है। अगर आपकी बात में रखते हुए इसको करूं भी तो फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। और ये देखो, ठीक है, और ये ब्रैकेट आप चाह रहे मैं हटा दूं? कौन था? 02 था, 02। यस सर। कर दिया, वही हो रहा है। फिर आई थिंक सर मेरे पास गलत आ रहे हैं। चलें ठीक है सर, मैं ट्राई कर लूँगा आपका दोबारा। आप, सर हाँ मैं आप कह मिस्टेक तो कर सही। दूँ। आप हो सकता है कि बीच में अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे लगाओगे तो फिर ज़ाहिर है वो माइनस करेगा पहले। आपको यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगानी है। इवन आपको कोई ब्रैकेट भी नहीं लगाओ तब भी आपका आंसर आना चाहिए। मैंने सारे ब्रैकेट हटा दिए, देखें तब भी आ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले होगी डिवीजन बाद में होगी। ये बहुत सिंपल था, इस वजह से अगर आप नहा भी लगाएं तो भी मसला नहीं है। हाँ लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड 5-6 आपके पास जो है पॉलिनॉमियल्स हों, पॉलिनॉमियल हो आपके पास, तो वहाँ पे फिर बड़ा मैंडेटरी हो जाता है कि आप केयरफुली इंटरसेप्ट अपना वो यूज़ करें, ब्रैकेट्स यूज़ करें। हाँ जी, ये जो पूरा अपना वो था प्रैक्टिस है, ये कितनों को समझ में आया? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड सो आई कैन सी। अभी भी आपकी अटेंडेंस 35 है, दैट्स वेरी मिनिमम। ओके, 2 3 4 5 6 7 9 11 13 15 16 17 19 हो जाते हैं, फिर 18 हो जाते हैं, 18। 1 सर, ओके जी, तो 18 को आ रहा है, बाकियों को नहीं आ रहा? सर ये बाकियों को नहीं आ रहा? आपने ग्राफ में जो, सर ये जिनको अब आपने नहीं आ ग्राफ रहा, में जिनको समझ में नहीं इक्वेशन, आया वो प्लीज, जिनको आ गया वो अपने हाथ नीचे कर दें, जिनको नहीं आ रहा वो अपने हाथ रेस करें। जिनको नहीं आ रहा प्लीज रेज योर हैंड, जिनको नहीं आ रहा। 3 को नहीं आ रहा, 2 को नहीं आ रहा, ओके। 18 + 2 20, बाकी 15 कहाँ हैं? सो रहे हैं या लॉग इन करके चले गए हैं? अपने जान के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? आपको लग रहा है इतना इजी कोर्स है और बड़े आसानी से हो जाएगा? बेटा अभी तो शुरुआत है। दैट्स टोटली नॉन सीरियस एटीट्यूड। आई मीन
अगर मेरे क्लास में होते तो मैं आप लोगों को बता देता कि सीरियस किस तरह होना है। आप लोग घरों में बैठे एंजॉय करें, यही कह सकता हूँ, बट प्लीज कंसीडर इट। मैं नहीं चाहता कि आप लोग फंसें। हाँ जी, कोई क्वेश्चन था? 08 बोले। सर ये आपने ग्राफ के अंदर जो इक्वेशन पुट की है वो कैसे की है? वो तो मैंने उससे किया है ना, अपना जो उसका फंक्शन है एक्सेल में, उससे किया है, खुद से पुट नहीं किया, आया है, लाया हूँ मैं ये ग्राफ। नहीं सर, ये आई थिंक ये ऊपर y ग्राफ इक्वल्स के टू ऊपर और जो r इक्वेशन स्क्वायर लिखी वाली। हुई है ना, हाँ हाँ, इसकी बात कर रहे हैं ना, मैंने तो नहीं पुट की है, ये तो आई है ग्राफ। नहीं नहीं सर, जो आपने ग्राफ के ऊपर लिखी हुई है इक्वेशन, ये वाली ना, ये मेरा कर्सर y नजर इज आ रहा है? इक्वल टू, हाँ ये वाली। हाँ, ये मैंने थोड़ी पुट की है, तो मैं लाया हूँ। अच्छा सर, ये रिपीट कर देंगे। चलें जी, एक दफा और कर देते हैं। ओके, देखें, सबसे पहले काम क्या करना है आपको, स्कैटर चार्ट डालनी है। स्कैटर चार्ट तो पता है ना कि कैसे आती है, एक्स और वाई का डेटा आप पुट करेंगे, कर लेंगे। यस सर, वो हो गया। वो हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अभी मैं यहाँ पे अनचेक कर रहा हूँ इसको, ठीक है। आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके पास इस तरह स्कैटर प्लॉट बनेगी। ये प्लॉट जब बन जाए तो आप प्लस पे जाएं, प्लस पे जाएं तो नीचे ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है। इस ट्रेंड लाइन को आप क्लिक करेंगे राइट साइड पे, ये जो एरो दिखा रहा है, इसमें जाए मोर ऑप्शंस में। मोर ऑप्शंस में जाएंगे तो ये तो लाइन पहले से ड्रॉ कर देगा। ये जो बार आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर मैं कर्सर रख रहा हूँ तो ये कह रहा है ट्रेंड लाइन ऑप्शंस। आप ट्रेंड लाइन ऑप्शंस को क्लिक करें। अब ये पहले लीनियर पे है, अभी हमने आगे नहीं पढ़ा तो इसलिए लीनियर पे ही रहें, ठीक है। अगर आप नीचे आ जाएं इसमें, तो यहाँ पे चेक का ऑप्शन दे रहा है, डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट। मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ, देखें इक्वेशन आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर, आ गई। अनचेक कर दिया, इक्वेशन चला गया। इस तरीके से आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को चेक कर रहा हूँ तो आर स्क्वायर आ रही है। इस दोनों को मैं चेक कर दूँ तो इक्वेशन आ जाएगी। देखे, मैंने तो नहीं लिखी, खुद आई है। हाँ, आपको पता हो कि कमांड क्या यूज करना है और कहां से आएगी, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, आ गई। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चंस? सर आपका पेपर पैटर्न सर कैसे होगा? आप एग्जाम एक्सेल पे लेंगे या फिर पेपर पर? बेटा ये तो मैं बाद में बताऊंगा ना, अभी मैं कैसे बता दूं, आप खुद बताओ। क्योंकि अभी हमें ये भी नहीं पता कि आपके एग्जाम ऑनलाइन होने हैं या फिर जो है 1-on-1 होने हैं। पहले ये डिसाइड हो जाए आपके एग्जाम होने कैसे हैं, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है। बट रिमेंबर कि इट वुड नॉट बी पीनट्स। जिसने ठीक ठाक पढ़ा है, ठीक ठाक प्रैक्टिस की है, वही कर सकेगा। और हर किसी का जो पेपर होगा वो डिफरेंट होगा। आप ये मुझ पे छोड़ दे कि मैं डिफरेंट किस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है ना। और ये भी आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप चीटिंग करें एक दूसरे की। चलें जी, आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास अगर v जो है वो, सॉरी r जो 36 है, तो वहाँ पे v हमारे पास क्या आ जाएगी, 62 आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी की है, 36 पे नहीं की है, डिफरेंट वैल्यूज पे की है। तो ये बात समझ में आ गई आपको? हेलो, जी सर। ओके गुड। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ड्यूरिंग अ रीसेंट वीक एट मेजर यूनिवर्सिटी 423 experiments separately measured in plotted data found that their data points did not lie on a straight points. Uh, 416 of these people shrugged their shoulders and said, close enough, and drew a line anyway. And other 7 went about finding an equation other than y is equal to ax plus b to relate the variables. Fitting a non-linear equation, anything but y is equal to ax plus b to data is usually much harder than fitting a line. However, with some non-linear equations, you still
use straight line fitting if you plot the data in a suitable manner. Suppose that x and y are related to by the equation y square is equal to ax cube plus b. A plot paired y versus x data would clearly be curved. However, a plot of y square versus x cube would be a straight line with a slope a and intercept b. More generally, if any two quantities are related by an equation of the form quantity is equal to a quantity 2 plus b, then the plot of the first quantity y square in above example versus second quantity x cube on rectangular coordinates yields a straight line with slope a and intercept b. Here are several additional examples of plots that yields straight lines. अच्छा जी, अब हमें ये कहा जा रहा है कि भाई आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल जो दे रहे हैं उसका मैं फिर आगे आता हूँ कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। कह रहे हैं कि सपोज करें कि आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जो कि स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, मतलब आपके पास स्ट्रेट लाइन उसकी नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन नहीं है। जो इक्वेशन एक्चुअली बननी चाहिए वो नॉन लीनियर होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो डेटा है वो नॉन लीनियर है, ठीक है। अब उसके लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं। उन ऑप्शंस पे जाने से पहले ये कह रहे हैं कि स्टिल यू कैन प्लॉट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। कैसे? आप इक्वेशन थोड़ा सा चेंज कर दें, इक्वेशन पहले डेवलप करें और उस इक्वेशन को प्लॉट करने की कोशिश करें। अगर इस ग्राफ की हम बात करें, ये लीनियर क्यों है? इट इज अ गुड रीजन। वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि आपके पास जो इंटरवल्स होने चाहिए वो करीब करीब होना चाहिए। मतलब यह कि जो डेल्टा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? करीब करीब होना चाहिए। वो कैसे करीब करीब हो सकता है? अभी मैं आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पे अगर मैं x यहाँ पे 10 पे हूं तो मेरे पास y क्या है? 20 है। अब अगर x मेरा जा रहा है कहाँ पे? 20 पे, तो y अगर मेरे पास 40 आ रहा है तो आप देखें कि आपके पास जो एक वैल्यू को डबल कर रहे हैं तो दूसरी भी क्या हो रही है? डबल हो रही है। इसी तरीके से अगर मैं उस वैल्यू को क्या करूं? 3 टाइम्स कर दूं, ठीक है, तो आपके पास जो आउटपुट वैल्यू आनी चाहिए वो भी कोई 3 टाइम्स होनी चाहिए। अब अगर आपकी क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास इक्वेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन बनेगी, जैसे पे है। अगर यहाँ पे मैंने इसको 50 कर दिया तो मेरे पास जो आउटपुट है ऑलमोस्ट 100 है, क्योंकि ये शुरू से ही थोड़ा सा इस तरफ था, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 100 पे ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 170 पे आ रहा हूँ तो जो मेरे पास डेल्टा स्टिल चेंज आ रही है उतनी ज़्यादा नहीं है, मैं स्टिल कर सकता हूँ कि ये 140 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी है वो तकरीबन लीनियर है, मतलब जिस तरीके से x बढ़ रहा है वैसे ही y बढ़ रहा है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, मिसाल के तौर पे x यहाँ पे 10 है, ओके, y 20 हो गया। अब जब आप x 20 कर रहे हैं और आपके पास जो y है वो बन रहा है कोई 15 या आप कह लें कि 30, अब देखें ना वो जो चेंज आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। अगर मैं x 30 कर देता हूं और अब y मेरे पास अचानक जो है ना 70 पे चली जाती है, नाउ दिस डेटा इज नॉट लीनियर। अब अगर ये डेटा लीनियर नहीं है तो आपके पास जो ग्राफ है वो कभी भी लीनियर नहीं बन सकता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इक्वेशंस डेवलप करनी पड़ेंगी जो कि इस डेटा को लीनियर कर सकें। ये डेटा मेरे पास काफी सिंपल है और लीनियर है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इन्होंने कोई डेटा दिया है तो ठीक है, वैसे तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आगे, उसको हम चल के यूज कर सकते हैं। सर हाँ जी सर, अगर हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं और उसमें जो है ना सिर्फ एक पॉइंट जो है ना वो आउट ऑफ द रेंज है, बाकी सब जो है ना एक दूसरे से क्लोज है, यानी लीनियर जो है ना ग्राफ बन सकता है सिवाय उस एक पॉइंट के, तो उसे हम लीनियर कहेंगे या नॉन लीनियर?
नॉन लीनियर कहेंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपका जो एक वैल्यू है, मैं आपको यहाँ पे ले आता हूँ ना, उसी ग्राफ पे। अभी ग्राफ क्या है, लीनियर है कि नहीं है? जी सर है। ओके, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 130। मतलब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है सर, मैं समझ गया। आप देखें अब वो डेटा क्या हो रहा है, अचानक से स्कैटर हो गए। मतलब ग्राफ तो लीनियर रहा, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी है, आर स्क्वायर कितना नीचे आ गया, 0.92 हो गया। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब ये है कि दिस एक्चुअली डेटा इज नो मोर लीनियर। आपका इक्वेशन लीनियर है, ग्राफ लीनियर है, दैट्स फाइन, लेकिन डेटा लीनियर नहीं है। ठीक है डेटा सर। लीनियर नहीं है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसी पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट इक्वेशंस के लिए। यहाँ पे मैं 160 कर देता हूँ, यहाँ पे जो है 140 कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ 163, और इसको मैं कर देता हूँ 160, इसको मैं कर देता हूँ 170, और इसको मैं कर देता हूँ। देखिए मैं जो डेटा भी पुट कर रहा हूँ दैट्स रैंडम, टोटली रैंडम, ठीक है। हो सकता है हम किसी भी सही इक्वेशन पे ना जा सकें, वो उसका रीज़न ये है कि हम रैंडम कर रहे हैं डेटा। और जब नॉर्मली हम किसी ऑब्जेक्टिव इक्वेशन को देखते हैं तो हम पहले से डेटा उसके लिए सेट करते हैं कि भाई इस पे आखिरकार कौन सा इक्वेशन सही रहेगा। अब हम जो चीज़ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, हो सकता है कि कोई भी इक्वेशन सही से फिट ना हो, और हो सकता है हो भी जाए। क्यों? क्योंकि हम जो डेटा कर रहे हैं दैट्स टोटली, मैं कहीं से भी डेटा नहीं उठा रहा, अपनी तरफ से डाल रहा हूं, तो टोटली रैंडम। अगर चाहें तो इस ग्राफ को हम यहां छोड़ते हैं, आगे चलते हैं एक और ओके, मैं इसको नॉन लीनियर डेटा कर देता हूं। क्या कर देता हूं? नॉन लीनियर डेटा, ठीक है। याद रखें कि मैंने पहले भी आपको बताया है, मैं जो वैल्यूज पुट कर रहा हूं दे आर टोटली रैंडम ऑन माय डिस्क्रिएशन, ठीक है। ओके जी, ये मेरे पास कुछ डेटा है जो कि मैंने रैंडमली पुट किया है। लेट्स से कि दिस डेटा इज y, जो मेरा आउटपुट है, दिस डेटा लेट बी द x, जो मेरे पास इनपुट है, ठीक है। और सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को स्कैटर प्लॉट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्कैटर प्लॉट कर देता हूँ। अब डेटा इंसर्ट करूँगा, सेलेक्ट डेटा पे चला गया मैं, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ नॉन लीनियर डेटा। और x वैल्यूज़ मेरे पास ये वाली हैं, और मेरे पास जो y की वैल्यूज़ हैं वो ये वाली हैं। वेल इट इज़ स्टिल, आप कह सकते हैं कि समहाउ लीनियर है, बट नॉट 100%। मुझे और थोड़ा रैंडम डेटा उठाना चाहिए था। ओके जी, अब लिनियरिटी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास 0.97 आ रहा है, स्टिल इट्स वेरी मच लीनियर आई वुड से। मुझे थोड़ा सा और इसके साथ खेलना पड़ेगा। लेट्स से इसको मैं 5 कर देता हूँ, इसको मैं 20 कर देता हूँ, इसको मैं 50 रहने देता हूँ, इसको मैं 60 कर देता हूँ।
यहाँ से मेरे ख्याल में थोड़ी सी वैल्यूज मैंने ओके जी। अब काफ़ी थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि जो मेरे पास डेटा है वो मैंने इसको काफ़ी रैंडम कर दिया है कि इसमें आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, बट स्टिल जो ट्रेंड लाइन है वो बड़ा मुश्किल होगा हमें ढूंढना, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरह का करें कि हमारे पास जो अपना डेटा है वो किसी न किसी तरीके से फिट हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे जो मेरे पास आर स्क्वायर आ रही है दैट्स 0.88, इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट वेल फिटेड डेटा। हम क्या करें, हम अगर इन्हीं के कहे हुई चीज़ पे चलें, वैसे हम अपने तरफ से इक्वेशंस बना सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन अगर चाहें तो हम इन इक्वेशंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर इन इक्वेशंस की यूटिलाइजेशन की बात है तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ कि इन इक्वेशंस को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एटलीस्ट ये 4 कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो इनको रिपीट करने में। ओके जी, यहाँ पे इन इक्वेशंस को मैं राइट साइड लेफ्ट साइड पे रख रहा हूँ, ठीक है। ओके, कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए। अच्छा जी, अब मेरे पास जो पहली इक्वेशन ये वाली जो लाइन बनी है ये किसकी लाइन है? ये मेरे पास लाइन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये जो खुद से बनी है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये किसकी है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, ऐसा ही है, ठीक है। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ मेरे ख्याल में आसानी के लिए, ताकि आपको बाद में पता चले कि हम जो इक्वेशन बना रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे कर देता हूँ दैट्स y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ये जो इक्वेशन मेरे पास बनी है ये y अपना y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की बनी है, लेकिन अब मैं कुछ डिफरेंट इक्वेशंस बनाना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ अपना y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? काफ़ी इजी है, मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए मुझे? क्योंकि x में नहीं चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास x की वैल्यूज़ हैं इसको स्क्वायर करूँगा। तो x की वैल्यू ली मैंने, उसको स्क्वायर किया और मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। ओके जी, अब मैं आ जाता हूँ इस इक्वेशन पे, मतलब इस ग्राफ पे। दोबारा क्या करूँगा, इंसर्ट डेटा में जाऊँगा, ऐड करूँगा। अब मैं कौन सा यूज़ करना चाह रहा हूँ जी? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। एक्स स्क्वायर प्लस बी कर दिया मैंने। अब हमारे पास जो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं वो ये वाली हैं, और इसी तरीके से जो मेरे पास y की वैल्यूज़ हैं वो ये वाली हैं। देखें y को मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। ओके जी, ये वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ, बल्कि ऐड करने से पहले मुझे देखना पड़ेगा कि और कौन सी इक्वेशन है। ओके, ये इक्वेशन हमारे पास 2 हो गई हैं। तीसरी इक्वेशन में क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस बी। इसका मतलब ये है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर प्लस 1/x को प्लॉट करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर कैसे होगा जी? वाई स्क्वायर को मैंने यहाँ पे कर दिया वाई स्क्वायर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1/x। तो वाई स्क्वायर के लिए इसको इक्वल दबाया, वाई पे क्लिक किया, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया, और उसके बाद आ गया मैं 1/x पे, 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कर दिया, और x की वैल्यूज़ क्या हैं? ये वाली हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। तो मैं दोनों को जब ड्रैग करूँगा तो ये इस तरह से मेरे पास वैल्यूज़ बन जाएंगी। अच्छा जी, तो मैंने क्या करना है, इसको दोबारा से इस पर डबल क्लिक करना है,
सेलेक्ट डेटा पे जाऊंगा। अब मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, वाई स्क्वायर प्लस ए ओवर सॉरी अपना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर एक्स। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ये जो डिवाइड का सिंबल है एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, बट वी विल सी दैट लेटर, प्लस बी। अच्छा जी, x की वैल्यूज मेरे पास क्या है, ये वैल्यूज हैं। और इसी तरीके से मैं y की बात करूं तो y स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये वाली वैल्यूज हैं। ओके जी, ये भी हमने कर दिया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, अगले इक्वेशन पे। अगले इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, दैट्स 1 ओवर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 3 प्लस बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 ओवर वाई करना है और x प्लस 3 करना है। काफ़ी इजी है, अभी कर लेते हैं 1 ओवर वाई यहाँ पे और x प्लस 3 मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके जी, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। 1 ओवर वाई का मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मेरे पास जो y होगी ये आ गया, और उसके बाद x प्लस 3। ठीक है, x मेरे पास ये है, इसमें मैं क्या ऐड करूँगा, 3 ऐड करूँगा और इसको मैं नीचे लेकर आ गया। दोबारा इस पर डबल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डेटा पे जाएंगे। आपने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास क्या है, 1 ओवर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 3। ओके जी, x प्लस 3 प्लस बी। और जो x की वैल्यूज हैं मेरे पास, ओके ये वाली वैल्यूज हैं 13 14। इसी तरीके से y सेलेक्ट करना है मुझे। मेरे ख्याल में एक डेटा पॉइंट शायद ज़्यादा कर दिया मैंने इसमें, चले नो इश्यूज। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, सैन वाई है। आई मीन यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, यहाँ पे तो हमने कुछ ऑप्शंस अवेल करने की कोशिश की है। ठीक है, अब क्योंकि ये डेटा हमारे पास रैंडम था, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये डेटा ऐसा नहीं है कि मैं पहले से प्लान करके आपको करवाता। ठीक है, तो हमने क्या किया, सारा कुछ रैंडम प्ले किया है। अब हालांकि हमारे पास यहाँ पे जितने भी जो डेटा पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, अब वो क्यों नहीं आ रहे, एक तो ये है कि हमारे पास कुछ में जो वैल्यूज हैं वो फ्रैक्शन में चली गई हैं। अब जो मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पे, दैट्स 250,000। आई मीन दिस वैल्यू इज 250,000, दैट्स टू ह्यूज। अब इसके मुकाबले में अगर मैं बात करूँ दूसरे एक्स वैल्यूज की, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात कर लूँ इस एक्स की, तो दैट्स 503, दैट्स नथिंग। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मेरे पास 400 है, या नॉट 400 सॉरी 500 है, या फिर जो है 0.0 है, दे आर मिनिमल वैल्यूज। ठीक है, इवन दे आर द हाईएस्ट पॉइंट एट देयर लेवल। तो इस वजह से वो जो ग्राफ हैं उनके, वो इतने छोटे से हो गए हैं सुकड़ के कि वो बिल्कुल कोने में आ गए हैं। ठीक है, इवन आपके पास जो पहला वाला ग्राफ है वो तो नजर ही नहीं आएगा। इसका क्यों नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो कंपैरेटिवली वैल्यूज हैं यहाँ पे जो है ना हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में हैं। अब उसके मुकाबले में आप देखोगे तो वो यहाँ कहीं छुपा हुआ होगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये कहूँ कि भाई मैं सिंपली इसमें से जो है इनको डिलीट कर दूँ, ये 250 वाले को डिलीट कर देता हूँ, और साथ में ये वाली जो वैल्यूज हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो फिर जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली मेरे पास जो ग्राफ में दूसरी वाली वैल्यूज हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अगर मैंने ये देखें डिलीट कर दी तो बाकी जो वैल्यूज हैं वो मेरे पास आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो रेंज थी वो ऑटोमेटिकली नैरो डाउन हो गई है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में से। बट द थिंग इज कि आप इन डेटा को
डिफरेंट इक्वेशंस में प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, और लीनियर इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखें कि आपके पास जो डेटा है वो कौन से इक्वेशन में बेहतर फिट हो रहा है। आपको ये प्रोसेस समझ में आया, जो प्रोसेस किया मैंने यहाँ पे? हम ग्राफ सही गलत की बात नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि रैंडम डेटा है, ऑफ कोर्स यू विल नेवर गेट द राइट ग्राफ। डेटा समझ में आया कम से कम? मतलब सर इसको जो करने प्रोसीजर से, है। सर इसको करने का मकसद मतलब क्या था पीछे समझाना कि मकसद मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास कभी कभी डेटा क्या होता है, रैंडम होता है, वो लीनियरली फिट नहीं कर रहा होता, लीनियरली वो फिट नहीं कर रहा नहीं होगा। करता। तो फिर हम क्या करते हैं कि इक्वेशन को लीनियर रखते हुए हम इक्वेशन को थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, कि जैसे हमने स्क्वायर ले लिया या किसी के साथ उसको ऐड कर दिया, जस्ट टू फिट दी डेटा, कि डेटा हमारा प्रॉपर फिट हो जाए। मतलब डेटा को लीनियराइज करने की हम कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? लिनियराइज करने की कोशिश। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पे इन्होंने दे दिया बुक में। अच्छा, ये बहुत सारे तरीके आपने देखे हैं कि डिफरेंट इन्होंने इक्वेशंस बताए, एग्जाम्पल, दीज आर टोटली एग्जाम्पल इक्वेशंस कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है, और ये जाहिर सी बात है कि पहले से डिसाइडेड डेटा है, तो इसका इक्वेशन हमारे पास सही आएगा। हमें कहा जा रहा है कि मास फ्लो रेट दैट्स grams per second is measured as a fraction of temperature। अब उसको हम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सॉरी, ठीक है, मास फ्लो रेट को एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वो किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों डेटा पॉइंट्स को उठा लेते हैं यहां से। नॉन लीनियर डेटा विथ लीनियर फिट। अब यहाँ पे जो फिट है, रिमेंबर दैट्स लीनियर। हाँ, ओके जी, मैंने इसको टेम्परेचर का डेटा यहाँ पे कर दिया है, और इसी तरीके से मास का डेटा उठा लेता हूँ। चलें जी, मास का डेटा आ गया मेरे पास, और इसको भी मैं प्रॉपर फिट कर देता हूँ इक्वेशन उसमें। तो ये m का डेटा है और ये मेरे पास t का डेटा है। ओके, डेटा मैंने यहाँ से ले लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट m वेरीज लीनियरली विथ द स्क्वायर रूट ऑफ t। अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो है डेटा अपना m का, मास फ्लो रेट का, वो लीनियरली तो वेरी कर रहा है, बट किसके साथ? स्क्वायर रूट ऑफ t के साथ। मतलब t के साथ नहीं कर रहा, बट स्क्वायर रूट ऑफ t। आप लोगों ने काफ़ी सारे इक्वेशन देखे होंगे, हर जगह पे इक्वेशन जो है वो 1-on-1 नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आपको कैनेटिक एनर्जी याद हो या कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी याद हो, तो वहाँ पे जैसे आपके पास जो कैनेटिक अपना वो है, एनर्जी है, किसके थ्राइसिकल होता है जब हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से लाजमी नहीं कि एक वैल्यू जो है सेम रेट पे एक एक्सटेंड हो या बढ़ रहा हो सकता है कि वो डबल पे बढ़ रहा हो सकता है कि वो स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा हो सकता है वो क्यूबिक टाइम बढ़ रहा हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट रिलेशंस हो सकते हैं, बट स्टिल दैट कैन बी लीनियर। तो हमें ये बताया जा रहा है कि जी ये जो डेटा है, ये बिलीव करते हैं कि जो अपना मास का डेटा है दैट वेरीज डायरेक्टली या लीनियरली विथ स्क्वायर रूट ऑफ टी। जब स्क्वायर रूट ऑफ टी की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इट इज नो मोर 1-on-1। अच्छा जी, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो डेटा है हमारे पास टी का, उसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करना है। बल्कि इन दोनों को पहले मुझे कन्वर्ट करना चाहिए किसमें, फ्रॉम अपना क्या कहना चाहिए, क्या कहते हैं, अरे सब कुछ मैंने बताना है, तुम लोग भी तो बताओ। कॉलम सर। हाँ देखा, कॉलम, ट्रांसपोज। गुड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको ट्रांसपोज कर दिया। अब क्या करने जा रहे हैं कि टी स्क्वायर रूट करना चाह रहे हैं हम। टी स्क्वायर रूट इस तरह हो सकता है, या आप चाहें तो 0.5 लगा दें, दैट्स टोटली अप टू यू। तो मेरे पास t की वैल्यूज क्या हैं, ये वाली वैल्यूज हैं, और इसको मैं स्क्वायर रूट कर देता हूँ।
अगर मैं अब इस तरह स्क्वायर रूट करूंगा तो मुझे ब्रैकेट में इसको लिखना पड़ेगा 1/2 को, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ तक। चलें जी, इन्होंने कहा कि स्क्वायर रूट के साथ ये फिट होगा, तो हम फिट करके देख लेते हैं। इन्होंने जो मास लिया है दैट्स एक्चुअली अपना y वैल्यू, और जो t है वो उन्होंने x एक्सिस, बिकॉज t इज द इंडिपेंडेंट पैरामीटर। तो यहाँ पे मैं कर्सर ला रहा हूँ और यहाँ पे सबसे पहले अपना प्लॉट करने जा रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं दोनों प्लॉट्स करूँगा आप लोगों की आसानी के लिए। ओके, सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, m इज इक्वल टू 8t प्लस b, ठीक है, पहले ये करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आ जाऊँगा उस पर। तो अगर मैं इसको इस तरह करना चाह रहा हूँ, मेरे पास जो x वैल्यूज़ हैं वो m वाली रहेंगी, और मेरे पास जो y वैल्यूज़ हैं वो, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया इसमें, जो y वैल्यूज़ हैं वो ये हैं, और जो x वैल्यूज़ हैं वो टेम्परेचर की हैं। अब मैं ऐड करता हूँ दूसरी इक्वेशन, वो क्या है जी, मेरे पास m इज इक्वल टू a t स्क्वायर रूट या 1/t आप कह लें, इसको मैं इस तरह शो कर देता हूँ, या बल्कि इस तरह शो कर दूँ तो भी ठीक है, प्लस b। तो x में मेरे पास कौन सी चीज़ें आएंगी, जो टेम्परेचर को स्क्वायर रूट में मैंने लिया, स्क्वायर रूट में मैंने यहाँ इसको ले लिया, और जो y की वैल्यूज़ हैं, सॉरी नॉट दिस, जो y की वैल्यूज़ हैं वो दोबारा से मैंने यहाँ से ले लिए हैं। अच्छा जी, अब आप देखें कि मेरे पास दो डिफरेंट डेटा के ग्राफ बन गए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि इनके इस पर लेजेंड्स लगा दूँ, लेजेंड्स लगा दूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन किसकी है, ठीक है। राइट साइड पे अगर आप प्लस को प्रेस करेंगे, नीचे आ जाएंगे तो लेजेंड्स आपके पास आ जाएंगे। लेजेंड का मतलब होता है, ये लेजेंड वो लेजेंड नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये लेजेंड जो है एक्चुअली डिस्क्राइब करता है कि कौन सी डेटा कौन सा है, जस्ट टू शो द एक्चुअल थिंग। अच्छा जी, अब ये चीज़ हो गई, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने करनी है कर्व फिटिंग। सबसे पहले इसको क्लिक किया, उसके बाद इस प्लस को क्लिक किया, ट्रेंड लाइन पे चला गया, ट्रेंड लाइन के बाद मोर पे आ गया, मोर के बाद चला गया इसमें, और यहाँ पे मैंने इस पे इंटरसेप्ट, और जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ चार्ट थी, इंटरसेप्ट कह रहा हूँ, मेरे पास जो आर स्क्वायर और इक्वेशन ऑफ चार्ट थी वो पुट कर दिए हैं, इसको मैंने यहाँ कर दिया। चलें जी, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ दोबारा इस डेटा पे, जो दूसरा डेटा है मेरे पास, प्लस को दबाया, ट्रेंड लाइन में चला गया, मोर पे गया, यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने दोबारा से वही प्रैक्टिस की कि इक्वेशन ऑन चार्ट, और साथ में क्या कर दिया, अपना आर स्क्वायर पुट किया। ओके जी, अब आपके पास दोनों ग्राफ सामने हैं। जो अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर इक्वेशन सिंपल होती y इज इक्वल टू mx प्लस b, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बनता, और ये दिखा रहा है कि भाई आपका डेटा प्रॉपर्ली फिट नहीं है, ठीक है। आप इसमें से आर स्क्वायर में से भी देख सकते हैं और डेटा पॉइंट्स में से भी, तो काफ़ी जो है डेटा पॉइंट्स कवर नहीं हो रहे हैं। लेकिन उसके बनिस्बत हम दूसरे इक्वेशन पे जाएं जो कि स्क्वायर वाली है गोल्डन कलर में, तो वो क्या कर रही है कि जो आपके पास डेटा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फिट है। उसकी सबूत क्या है, उसका ये सबूत है कि जी आपका जो आर स्क्वायर है वो 1 है। जब आर स्क्वायर 1 या 1 के करीब हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास रिलेशन बना है दैट्स वेरी मच एक्यूरेट। तो पता चला कि किस तरीके से ये चीजें इस तरह हो सकती हैं। यस सर। गुड। अब आप चाहें मैनुअल तरीका यूज करें, इस तरीके से ए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से बी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद लॉगरिथमिक कोऑर्डिनेट्स हैं। सर आज के लिए इतना ही काफी है।
अरे ना करो भाई इतनी जल्दी क्यों? सर ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत हो गया। ओके, लॉगरिथमिक कोऑर्डिनेट्स आप लोग खुद करेंगे, दैट्स टू इजी एक्चुअली, इसमें इतना कुछ करने वाला है नहीं। और एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं एंड आई वांट ऑल एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स टू बी डन। सर इसमें ये कोई कितने प्रॉब्लम्स हैं जी? जी हेलो, हेलो, कोई कुछ कह रहा था फिर आवाज चली गई। सर नेट चले गया उनका। ओके कोई बात नहीं, चलें जी। तो द गुड थिंग फॉर यू इज कि आई एम गिविंग यू सेवरल मैं कह रहा था सर एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। एक दफा रिपीट कर देंगे जो आपने आखिरी पढ़ाया सर, थोड़ा समय करा देंगे। ऑफ कोर्स करा देंगे, कोई इश्यू नहीं है यार, इसलिए तो बैठे हैं। ओके जी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस या पर्पस ऑफ दिस इज कि जी अगर हमारे पास डेटा नॉन लीनियर हो और लीनियर फिट ना करे तो हम इक्वेशंस को थोड़ा छेड़छाड़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक्चुअली डेटा फिट कैसे होगा। लाजमी नहीं कि जो डेल्टा है वो हमेशा सेम रहे, अगर वो डिफरेंट आ रहा है ठीक है तो स्लोप जाहिर सी बात है डिफरेंट हो जाती है। अब अगर इस डेटा को जो मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं है खैर मैं यहाँ पे ले आया हूँ, उस पर नहीं जा रहा पीछे, यहाँ पे जो डेटा है मेरे पास इसको अगर मैं एज इट इज फिट करता हूँ, जो इक्वेशन नॉर्मली हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स या फिर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो मेरे पास ये वाला ग्राफ आ रहा है। ये मैंने कैसे किया अभी आप लोगों ने देखा था या दोबारा डेमो दूं? ये समझा हुआ है ना कि ये कैसे आया था ये ब्लू यस प्लॉट? सर। सर इंटरनेट इशू आ रहा है सर, हमारे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही। किस किस के पास इंटरनेट इश्यू है? सर इनके पास इंटरनेट इशू होगा, हमारे पास शो हो रही है। ओके ठीक है, ये पता चला था कि ब्लू कैसे ड्रॉ किया था मैंने? ये सर रेड में जाके साइड में गुड। मोर उसके ऑप्शन। बाद ये हो जाता है, फिर इसी तरीके से ऐड फर्दर जितने भी आप ग्राफ करना चाहें कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर वाला ग्राफ प्लॉट वो लेकर आए थे और दोनों में एक बता दिया था कि भाई किस में कौन सा डेटा यूज हो रहा है। पहले में जो डेटा हम यूज कर रहे थे, अगर मैं इस पे यहाँ चला जाऊँ इसमें ठीक है, इस एडिट में चला जाऊँ, यहाँ पे इस पे कर्सर रखूंगा तो बता देगा कि कौन सा डेटा मैंने यूज़ किया है। ये मैंने खुद लिखा था ताकि आपको पता लगे कि कौन सा डेटा है ये। और ये देखें कि हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो t थी, वो हमने एज इट इज़ रखा है, कोई छेड़छाड़ नहीं की। y को भी एज इट इज़ रखा था जो बुक में था, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो दूसरा था, दूसरे में मैंने पहले ही जो है ना इसका स्क्वायर रूट ले लिया था। और अगर इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे क्या है अपना m इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर रूट प्लस बी। तो स्क्वायर रूट यहाँ पे मैंने ली हुई है 1/2, ठीक है। तो मेरे पास जो t का जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो ये वाले कोरिस्पोंडेंट वैल्यूज आ रही हैं। तो मैंने उस डेटा को रखा है x में और y में दोबारा से मैंने वही डेटा रखा, तो मेरे पास ये वाला ग्राफ बन गया। जब ये ग्राफ बन गए उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, ठीक है। पहले लेजेंड्स ऐड किए, लेजेंड्स ऐड किए तो ये वाले लेजेंड्स आ गए थे। अब मैंने जैसे लेजेंड अनचेक किया है दोबारा लेजेंड्स चले गए। अब इस पे टिक करूंगा दोबारा से मेरे पास लेजेंड्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद मैंने क्या किया कि इनको ट्रेंड लाइन में लेकर आया। तो ट्रेंड लाइन के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पहले क्लिक करना पड़ता है कि किस लाइन का आपको ट्रेंड लाइन चाहिए। आप चाहें इस तरीके से ये डायरेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर ना भी करें तो आपसे पूछेगा कि किस डेटा का ट्रेंड लाइन बनाना है। तो ये प्लस पे अपना क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ट्रेंड लाइन पे जाएंगे। ट्रेंड लाइन के बाद वो जो इक्वेशन आती है इंसर्ट इक्वेशन, उसमें जाके ये इक्वेशंस आप इंसर्ट करेंगे। हाँ जी क्लियर है? जी सर। ओके जी, फॉर योर प्रैक्टिस यू हैव अ 1 वीक, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ 55 हैं। एंड आई वांट एवरी प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड बाय एवरी स्टूडेंट। सर 55 मतलब? यस 55 एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं, सारी की सारी सॉल्व अच्छा, करनी है।
हाफ सेंचुरी अबव। मेरे क्लास में एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स मैंडेटरी होते हैं और आपको एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करनी पड़ेंगी। देयर इज नो अदर वे टू गो। और ना कभी मैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स देता हूँ, ठीक है, मजबूरी अलग बात है कि क्लासेस नहीं हो रही या कुछ इस तरीके से इश्यूज आ जाएं ऑनलाइन वगैरह, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह आपके एग्जाम्स 1-on-1 होंगे और आपके एग्जाम्स में एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो बेहतर है कि आप अपना एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि आपके जो सेशनल्स हैं वो भी इन बेसिस पे होंगे, आपकी क्लास परफॉर्मेंस पे, आपके असाइनमेंट्स पे। ये 55 प्रॉब्लम सॉल्व करें और मुझे सबमिट करें। कब तक हो जाएंगे, कितना टाइम दूं? सर 1 मंथ दे दे। क्या मतलब 1 मंथ यार? एक 1 आवर, सर 2 1 आवर मंथ इज मोर देन इनफ। 1 आवर सर सर 55 मैनुअल प्रॉब्लम्स। कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, एक्सेल पे करना है। सर टाइम लगेगा ना सर खाली एक्सपर्ट पब्लिक में। 2.55 ना। वाह बेटा वाह, बड़े सियाने बन रहे हो तुम। हाँ सर 1 आवर में तो यही हो सकती है। अबे यार, इतने सिंपल प्रॉब्लम से 1 आवर में तुम एक प्रॉब्लम करोगे? सर जो प्रैक्टिस नहीं है अभी यार ये ना, तुम अभी तो मुझे नए नए आए। सर हर इसलिए तो मैं बंदे चाह रहा के हूँ कि तुम ऊपर प्रैक्टिस है। करो। इसलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो। ओके 2 डेज, 2 दिन काफी हैं। 24 को मुझे सबमिट करा दें शाम को, कैसा? नहीं सर बहुत सर, खतरनाक सर, 1 वीक तो दें। ओके फ्राइडे तक, फ्राइडे से आगे नहीं जा सकता, नो दैट्स इट। सर, बिल्कुल भी नहीं सर। सर सर नेक्स्ट ट्यूसडे। उसको नेक्स्ट सर ट्यूसडे ये को क्लास ले लो। वीकेंड तो दे देंगे, हम वीकेंड में कर ले। नो सर, थर्सडे तक तो सर हमारी क्लासेस चलती है। ओके मंडे, दैट्स लास्ट, उससे आगे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो मंडे को ठीक है आप लोग मुझे असाइनमेंट सबमिट ट्यूसडे करेंगे। तक दे रहे सर सर टाइम। नो इंशाल्लाह नो नो सर। नो नो, ट्यूसडे को यहाँ पे हमारी डिस्कशन होगी ना, आप मुझे पहले भेजेंगे नहीं तो मैं डिस्कशन कैसे करूंगा? और जिसको मुझे लान तान करनी होगी तो बाद में कर लूंगा ना कि किसने जमा नहीं कराया, प्यार में, मतलब गुस्से में नहीं। हाँ लेकिन ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि मंडे तक आपके सारे असाइनमेंट्स आ जाएं, ठीक है। ओके सर इंशाल्लाह। ओके जी, चलें, अपना ख्याल रखें, हैव अ गुड वीक और वर्किंग वीक। सर अब क्या गुड वीक।